हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IAGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्र, अब समय बहुत कम रहा, सिर्फ आज की रात रही है। तो आज की रात आपको चिंतन करना है, मनन करना है। मित्र, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप मायूस नहीं होना है आपको, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आप जो मेहनत किए, आपने जो कर्म किया है, उसी कर्म के अनुसार आपको फल मिलने वाला है। बस आपको ये याद रखना है कि हमने जो कर्म किया 2 महीना 3 महीना, वो बहुत ईमानदारी पूर्वक किया है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। और एक बात और भी ध्यान में रखें, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा, क्वेश्चन का पेपर कैसा रहेगा। ये सब बकवास बातें हैं। ये सब के बारे में हमें सोचना ही नहीं है कि कट ऑफ कैसा होगा, क्वेश्चन का पेपर कैसा होगा। बस इतना ध्यान में रखना है कि चिड़िया की आंख कहाँ है, उस चीज़ को ध्यान में रखिए। आप समझ रहे हैं? अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, सिर्फ तैयारी करें। और आपकी तैयारी की रणनीति बहुत अच्छी रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जितने भी हमारे विद्यार्थीगण हैं, वो सभी लोग का इस बार रिजल्ट होने वाला है, पक्का होने वाला है रिजल्ट। तो आइए हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, आज मैंने झारखंड से संबंधित 120 प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। इन प्रश्नों को हम लोग फटाफट एक सरसरी निगाहों से देख लेंगे और आप ये अंदाज भी लगा लीजिएगा कि हमारी झारखंड के पेपर में तैयारी कैसी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा, है ना। जो लोगों ने 2-3 मंथ अच्छा से मेहनत किया, एग्ज़ाम के समय यही 3 महीना जो है आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आता है। ये 2 महीना 3 महीना आपने कसकर मेहनत कर दिया तो समझिए आपका रिजल्ट हो गया। और हमें विश्वास है कि आप लोगों ने कसकर मेहनत किया, अच्छा तरीका, अच्छा रणनीति से मेहनत किया है, तो उसका भगवान परिणाम भी बहुत अच्छा देंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। समझ गए बात को? आइए अब हम लोग कुछ प्रश्न को देख लेते हैं फटाफट। झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, आइए। झारखंड के पठारी क्षेत्र से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो माइक्रोलिथिक के नाम से जाना जाता है। माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। किस धातु के प्रचलन से पता चलता है कि झारखंड क्षेत्र में आर्यों का प्रसार हुआ था? तो लोहा धातु के से पता चलता है कि झारखंड क्षेत्र में आर्यों का प्रसार हुआ था, लोहा धातु से। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वैदिक ब्राह्मण ग्रंथ के ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? तो पुंड्रा के नाम से मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? तो पुंड्रा के नाम से मिलता है। झारखंड में पाई जाने वाली किस जनजाति का संबंध लौह प्रौद्योगिकी काल से माना जाता है? तो असुर जनजाति का संबंध जो है वो लौह प्रौद्योगिकी काल से माना जाता है। एक ताम्रपत्र पर झारखंड शब्द का उल्लेख मिला, यह ताम्रपत्र किस शताब्दी का है? तो यह जो ताम्रपत्र है वो 13वीं शताब्दी का है। मुगल काल में झारखंड का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड के क्षेत्र को कुकरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुकरा कहा जाता था। 8वीं प्रदेश के रूप में झारखंड का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। 8वीं प्रदेश के रूप में झारखंड की किस जनजाति का अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के वनवास से पूर्व राज्याभिषेक में शामिल होने का वर्णन मिलता है? तो वह कौन सी जनजाति है? तो मुंडा जनजाति है। मुंडा जनजाति। महाकाव्य काल में झारखंड क्षेत्र क्या कहलाता था? तो महाकाव्य काल में झारखंड क्षेत्र को पुंडरिक के नाम से हम लोग जानते थे।
किस नाम से जानते थे? तो पुंडरीक के नाम से जानते थे। कनिष्क काल के सिक्के निम्न में से किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो रांची से। कनिष्क काल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रांची से प्राप्त हुए हैं। बंगाल के किस शासक ने छोटानागपुर के सभी बौद्ध धर्म केंद्रों को नुकसान पहुंचाया था? तो गौड़ वंश का था शशांक ने पहुंचाया था। रजरप्पा स्थित छीन मस्तिका शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो पाल शासक के काल में हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का छोटानागपुर क्षेत्र में भ्रमण का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो आचारांग सूत्र में मिलता है। आचारांग सूत्र का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। किस स्थल का नामकरण बुद्ध काल से संबंध माना जाता है? तो इटखोरी का नामकरण बुद्ध काल से संबंध माना जाता है। इटखोरी, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना याददाश्त खो दिया था, अपने संबंधी को पहचान नहीं पाए थे। झारखंड क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत सर्वप्रथम किस जनजाति के द्वारा किया गया था? तो वह कौन सी जनजाति है? तो मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था। झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम जनजाति राज्य का नाम क्या है? तो झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम जनजाति राज्य का नाम है सुतिया नागखंड। आंसर इसका क्या होगा? सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड के शासक सुतिया ने अपने राज्य को कितने परगनों में बांटा है? तो सुतिया नागखंड के शासक ने अपने राज्य को 21 परगनों में बांटा है। पूर्व मध्यकाल में छोटानागपुर खास में किस राजवंश का शासन रहा है? तो ए नंबर, नागवंश का शासन रहा है। नागवंशी शासकों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो नागवंशी शासकों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से खुखरा थी। खुखरा। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटानागपुर का वर्णन किस नाम से मिलता है? तो छोटानागपुर का वर्णन जो मिलता है मरुंड नाम से मिलता है। मरुंड। नागवंशी शासकों के आराध्य देव निम्न में से कौन माने जाते हैं? तो नागवंशी शासकों के जो आराध्य देव हैं वो सूर्य हैं। नागवंश के चौथे शासक प्रताप राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो प्रताप राय ने अपनी राजधानी चुटिया बनाई थी। चुटिया बनाई थी। सरगुजा के रक्सेल शासक को पराजित कर किस नागवंशी शासक ने वासुदेव की मूर्ति प्राप्त की थी? तो किस नागवंशी शासक ने वासुदेव की मूर्ति प्राप्त की थी? तो भीमकर्ण ने। किस स्थल से प्राप्त शिलालेख से प्रमाणित होता है कि 9वीं शताब्दी में छोटानागपुर के आसपास के क्षेत्रों में गुज्जर प्रतिहारों का प्रसार रहा है? इटखोरी से प्राप्त होता है। किस नागवंशी शासक के विषय में कहा जाता है कि उसने गैर आदिवासी को आमंत्रित कर अपने राज्य में बसाया था? गैर आदिवासी को आमंत्रित कर अपने राज्य में बसाया था फनी मुकुट ने। गाय की पूंछ अथवा चनवर किस राज्य का राज्य चिन्ह है? तो गाय की पूंछ अथवा चनवर पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह है। किसका राज्य का चिन्ह है? तो पंचेत राज्य का। पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाले गौमुख राजा किस वंश से संबंधित हैं? तो गौवंशी वंश से संबंधित है। गौवंशी। सिंहभूम के नामकरण का सबसे मौलिक अधिकार निम्न में से किसे माना जाता है? तो सिंहभूम के नामकरण का सबसे मौलिक अधिकार जनजातीय देवता सिंहभोगा को माना जाता है।
सल्तनत काल के किस शासक के सिंहभूम के जंगलों में भटकने का उल्लेख अफीम के तारीख़े फिरोज शाही में मिलता है? अफीफ के तारीख़े फिरोज शाही में मिलता है। तो कौन सा शासक है? फिरोज शाह तुगलक। सिंहभूम को पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया है। ये किस राजपूत वंश से संबंधित है? तो राठौर राजपूत वंश से ये संबंधित है। प्राप्त विवरणों के अनुसार सिंहभूम क्षेत्र में सिंह वंश की कितनी शाखाओं ने शासन किया था? तो सिंह वंश की जो शाखाओं ने शासन किया था वो 2 शाखाओं ने शासन किया था। याद रखेंगे कितनी? 2 शाखाओं ने शासन किया था। नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय के बदले कर्ण रखी थी? नागवंश का वह कौन शासक था जिसने अपनी उपाधि राय के बदले कर्ण रखी थी? तो भीम ने अपनी उपाधि राय के बदले कर्ण रखी थी। पलामू पर रक्सौल का काफ़ी लंबे समय तक शासन रहा। रक्सेल किसके द्वारा अपदस्थ किए गए हैं? तो रक्सेल जो चेरों के द्वारा अपदस्थ किए गए हैं। क्या आंसर होगा? चेर होगा। निम्न में से किस राज्य की स्थापना दक्षिण भारत से आए हंसराज देव ने की थी? तो किस राज्य की स्थापना दक्षिण भारत से आए हंसराज देव ने की थी? तो वह कौन सा होगा? खरकडीहा। खरकडीहा की स्थापना। ठीक है, आइए। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में बाघदेव सिंह ने की थी। इस राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? तो इस राज्य की पहली राजधानी थी सिसिया। छोटनागपुर के किस राज्य के विषय में विवरण मिलता है कि उत्तर बिहार के ब्राह्मण जमींदार परिवारों से इनके वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे? तो उत्तर भारत के जमींदार परिवारों से इसके वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। तो खरकडीहा। आंसर क्या होगा? खरकडीहा होगा। पूर्व मध्य काल में छोटनागपुर में अनेक राज्य स्थापित हुए, किंतु निम्न में से किस राजवंश की प्रधानता रही है? तो किस राजवंश की प्रधानता रही है? तो नागवंशी राजवंशों की प्रधानता रही है। निम्न में से दक्षिण के किस मुस्लिम शासक को झारखंडी सुल्तान कहा जाता है? वह कौन सा मुस्लिम शासक है जिसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल में सर्वप्रथम किस मुगल शासक के साथ झारखंड के शासकों का सैनिक संघर्ष शुरू हुआ था? तो अकबर के शासकों के साथ झारखंड का सैनिक संघर्ष शुरू हुआ था। झारखंड क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रवेश का मार्ग सर्वप्रथम निम्न में से किसने प्रशस्त किया था? तो किसने प्रशस्त किया था? तो शेरशाह सूरी ने प्रशस्त किया था। शेरशाह सूरी ने। मुगलों का छोटानागपुर क्षेत्र में आक्रमण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो मुगलों का छोटानागपुर क्षेत्र में आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था हीरा प्राप्त करना। ठीक है। छोटानागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्न में किस 2 मुगलकालीन विदेशी यात्रियों ने भी किया है? तो मुगलकालीन विदेशी यात्री कौन है जो छोटानागपुर में हीरे की चर्चा किए हैं? तो वर्नियर और टेवर्नियर थे। वर्नियर और टेवर्नियर थे। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीर में किस नागवंशी शासक की चर्चा हीरे की परखी के रूप में की गई है? किस नागवंशी शासक की चर्चा हीरे की परखी के रूप में की गई है? तो दुर्जन शाह नागवंशी शासक की चर्चा हीरे की परखी के रूप में की गई है। किस नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से छूटने के बाद राजधानी डोईसा में स्थापित कर यहाँ अनेक सुंदर आवासीय भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो वह कौन सा शासक है जो मुगलों से छुटकारा पाया और अपनी राजधानी डोईसा में अनेक आवासीय और मंदिर का निर्माण करवाया था? तो है दुर्जन शाह। आंसर क्या होगा? दुर्जन शाह।
पूरे झारखंड प्रदेश में निम्न में से वह कौन सा जिला था जो पूरी तरह मुस्लिम आक्रमण से अछूता था? तो पूरी तरह से मुस्लिम आक्रमण से अछूता कौन सा जिला था? तो धनबाद। छोटानागपुर खास में अंग्रेजों के प्रवेश के समय 1771 में किस नागवंशी शासक का शासन था? तो दर्पनाथ शाह का शासन था उस समय। नागवंशी शासक थे दर्पनाथ शाह। अंग्रेज का झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रवेश 1767 में किस ओर से हुआ था? तो किस ओर से हुआ था? तो सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था। छोटानागपुर खास में निम्न में से कौन सा वर्तमान जिला शामिल नहीं है? शामिल नहीं था। छोटानागपुर खास में निम्न में से कौन सा वर्तमान जिला शामिल नहीं था? तो पलामू। पलामू जो था वो शामिल नहीं था। छोटानागपुर के किस क्षेत्र पर अधिकार करने में ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे लंबे समय लगे थे? तो सबसे लंबा समय कहाँ लगा था? तो कोल्हान के क्षेत्र में सबसे लंबा समय इसे लगा था। छोटानागपुर में कंपनी शासन के विरुद्ध प्रारंभ में अनेक विद्रोह हुए। नीचे के स्तंभ 1 में विद्रोह स्थल तथा स्तंभ 2 में नेताओं के नाम दिए गए हैं। दोनों स्तंभों को मिलाते हुए कूटों का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, एक तरफ स्थल का नाम है पलामू, छोटानागपुर, डालभूम, रामगढ़ और दूसरे तरफ नेता का नाम है दर्पनाथ, जयनाथ, मुकुंद सिंह और जगन्नाथ ढाल। ये सब नेता हैं। तो इसका आंसर आपको मिलाना है। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ए का 2 होगा। आंसर जो होगा ये ए नंबर आंसर होगा, है ना। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। पलामू में दुर्ग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ था? पलामू दुर्ग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ था? 1771 में हुआ था। पलामू दुर्ग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार 1771 में हुआ था। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडिया हिस्ट्री में किया है? नोट्स ऑन इंडिया हिस्ट्री में किया है। किस विद्रोह की चर्चा किया है? तो संथाल विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है। इतिहास प्रसिद्ध 1857 के विद्रोह के पूर्व छोटानागपुर क्षेत्र में कितने सुसंगठित विद्रोह हो चुके थे? तो 3 सुसंगठित विद्रोह छोटानागपुर क्षेत्र में हो चुके थे। 1857 के विद्रोह के पूर्व छोटानागपुर क्षेत्र में हुए 3 सुसंगठित विद्रोह में निम्न में से कौन सा विद्रोह शामिल नहीं था? तो कौन सा एक विद्रोह होगा जो शामिल नहीं होगा? तो हो विद्रोह शामिल नहीं था, याद रखिएगा, है ना। 1857 से पहले कोल भूमि जो संथाल विद्रोह हो चुका था, लेकिन हो विद्रोह शामिल नहीं था। तो आंसर हो विद्रोह होगा। 1857 के विद्रोह के पूर्व छोटानागपुर क्षेत्र में हुए 3 सुसंगठित विद्रोह में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्रोह रहा है? तो कोल विद्रोह जो रहा है वो महत्वपूर्ण विद्रोह रहा है। पतचूई एक प्रकार का आबकारी कर था। 1824 में कंपनी सरकार ने आदिवासियों के किस प्रिय पेय पदार्थ पर यह कर लगाया था? तो उनका जो पेय पदार्थ था हड़िया पर ये कर लगाया था। पतचूई कर को कब समाप्त किया गया है? पतचूई कर को कब समाप्त किया गया है? तो पतचूई कर को समाप्त किया गया है 1826 में। याद रखें कब किया गया? 1826 में पतचूई कर को। छोटानागपुर में कंपनी शासन के स्थापना काल से ही जनजातीय विद्रोह की एक सुदीर्घ परंपरा बनी रही। फलतः कंपनी सरकार ने किस सैन्य बल का गठन किया था? तो कंपनी सरकार ने जो सैन्य बल का गठन किया था वो जमींदार पुलिस बल का गठन किया था। 1857 का विद्रोह छोटानागपुर के किस जिले से प्रारंभ हुआ है? तो देवघर से। 1857 का विद्रोह जो प्रारंभ हुआ है वो देवघर से
प्रारंभ हुआ। किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो वह कौन सी जनजाति जिसे सफाहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है? खरवार आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस जनजातीय आंदोलन में राजनीतिक जागरण का अधिक स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है? तो ताना भगत आंदोलन में स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। छोटानागपुर के क्षेत्र में ईसाई संप्रदाय का प्रवेश कब से होने लगा था? जो छोटानागपुर क्षेत्र में ईसाई संप्रदाय का जो प्रवेश होने लगा था वो 1845 से होने लगा था। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? तो झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान ताना भगत आंदोलन में किया गया था। पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बीलम शाही और पीतम्बर शाही ने किया था। बीलम शाही और पीतम्बर शाही ने किया था। 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय है वो रांची था। डोरंडा के सिपाही विद्रोहियों में निम्न में से कौन नहीं था? तो डोरंडा के जो सिपाही विद्रोह उसमें जगत पाल सिंह नहीं थे। चतरा युद्ध 2 अक्टूबर 1857 के अनेक विद्रोहियों को फांसी की सजा फसीहारी पोखरा के किनारे एक पेड़ पर दी गई। यह फसीहारी पोखरा वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो फसीहारी पोखरा वर्तमान में चतरा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो चतरा जिले में स्थित है। चतरा युद्ध 2 अक्टूबर 1857 के वे दो भागे हुए विद्रोही नेता कौन थे? वो दो भागे हुए विद्रोही नेता कौन थे जिन्होंने लोहरदंगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध किया तथा पलामू के विद्रोहियों को प्रोत्साहित किया? वह कौन होगा? तो इसका जो आंसर होगा आपका पांडे गणपत राय और विश्वनाथ शाही। पांडे गणपत राय और विश्वनाथ शाही इसका आंसर होगा। विश्वनाथ शाही इसका आंसर होगा। ठीक है। पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? तो पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 के क्रांतियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? तो अर्जुन सिंह 1857 के क्रांतियों के सर्वमान्य नेता थे। कौन थे? अर्जुन सिंह थे। चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 21 दिनों तक छोटानागपुर में ठहरे। उनके साथ यहाँ आने वालों में निम्न में से कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। याद रखें। किसके निमंत्रण पर गांधी जी रांची आए थे? तो किसके निमंत्रण पर आए थे? श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर गांधी जी रांची आए थे। रोलेट एक्ट का रांची के विरोधियों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? रोलेट एक्ट का रांची के विरोधियों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? बारेश्वर सहाय और गुलाम तिवारी जो थे ये शामिल नहीं थे। असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था? असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था? तो झारखंड का जो क्षेत्र केंद्र था वो रांची केंद्र था असहयोग आंदोलन के समय। झारखंड में स्वराज्य पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रतिनिधि निम्न में से किसे चुना गया था? तो प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो प्रतिनिधि चुना गया था वो कृष्ण वल्लभ सहाय को चुना गया था। 1942 में कहाँ के आदिवासियों ने हाट कर ना देने का आंदोलन चलाया था? तो सिंहभूम के क्षेत्र में हाट कर ना देने का आंदोलन चलाया था। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक कौन है? तो तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? तो तरुण शक्ति के जो संपादक हैं वो हैं आनंद कमल चक्रवर्ती। तरुण शक्ति के संपादक हैं आनंद कमल चक्रवर्ती। सविनय अवज्ञा आंदोलन काल में चर्चित संस्था तरुण संघ किस जिले में कार्यरत था?
तो तरुण संघ अभी बताएं रांची जिले में कार्यरत था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही पूरे झारखंड क्षेत्र में जवाहर दिवस मनाया गया था। तो जवाहर दिवस कब मनाया गया था? तो 16 नवंबर को जवाहर दिवस मनाया गया था। इस आंदोलन के दौरान ही, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही कहाँ के संथालों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो हजारीबाग के संथालों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में कितने बार आए थे? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में 4 बार आए थे। रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में संपन्न किया गया था? तो 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में संपन्न किया गया था। सबसे कम उम्र के थे और लंबे समय तक ये अध्यक्ष बने रहे थे। हजारीबाग स्थित संत कोलंबस कॉलेज में किस क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का जतीन बाघ कहा जाता है? तो हजारीबाग का जतीन बाघ किसे कहा जाता है? राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघ कहा जाता है। वामपंथी विचारधारा के एम.एन. राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना रामगढ़ में की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के मिल मजदूरों, दुकानदारों और सामान्य नागरिकों ने कब पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया था? तो कब पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया था? तो 10 अगस्त 1842 को 10 अगस्त 1842 को किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामनंद तिवारी के नेतृत्व में कहाँ के पुलिस बल ने विद्रोह किया था? तो जमशेदपुर के पुलिस बल ने विद्रोह किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में निम्न में से कौन सी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे अंतिम घटना झारखंड में कौन सी थी? तो 22 अगस्त 1943 को वचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी। 22 अगस्त 1943 को वचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ पर पेड़ काटकर लोगों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया था? तो पेड़ काटकर लोगों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया था। चक्रधरपुर में पेड़ काटकर लोगों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया था। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। फांसी के विरोध में निम्न में से किस नगर में हड़ताल रही थी? तो वह कौन सा नगर है जहाँ पर हड़ताल रही थी? तो जमशेदपुर में हड़ताल रही थी। मजदूर आंदोलन के दौरान झारखंड भी अछूता नहीं रह सका। 1928 के जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में निम्न में से किसकी भूमिका रही है? तो सुभाष चंद्र बोस की भूमिका रही है। झारखंड के किस जिले में जीवाश्म पार्क का विकास किया गया है? तो झारखंड का वह कौन सा जिला है जहां पर जीवाश्म पार्क का विकास किया गया है? तो साहिबगंज जिला में जीवाश्म पार्क का विकास किया गया है। साहिबगंज जिला होगा। झारखंड में स्थित वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक विस्तृत है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो सबसे अधिक विस्तृत है। राज्य में स्थित पक्षी विहारों से संबंधित जिलों से सुमेलित करें। कौन सा पक्षी विहार किस जिला से संबंधित है? ये आपको सुमेलित करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा। डी में आंसर हम लोग लगा देंगे। ए का 4 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा, डी का 3 होगा। छोटानागपुर पठारी भाग के किस हिस्से में मैदानी भाग को 24 के मैदान के नाम से जाना जाता है? 24 का मैदान कहा जाता है। तो रांची के पठारी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है। ये प्रश्न पूछेगा कि किस मैदान को 24 का मैदान कहा जाता है? तो रांची के पठारी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है। छोटानागपुर में प्रवाहित होने वाली नदियों को कितने अपवाह तंत्रों में विभक्त किया गया है? तो कितने अपवाह तंत्र में विभक्त किया गया है? तो 5 अपवाह तंत्र में विभक्त किया गया है।
5 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 5 होगा, 5। झारखंड में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? तो एकमात्र नदी बताइएगा जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। झारखंड में पाई जाने वाली जलवायु की प्रकृति क्या है? तो झारखंड में जो जलवायु पाई जाती है वह कौन सी प्रकृति की है? तो उष्ण मानसूनी प्रकृति की है। झारखंड में जो जलवायु पाई जाती है वह कौन सी प्रकृति है? तो उष्ण मानसूनी प्रकृति की है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो कोपेन के जलवायु के अनुसार झारखंड का जो अधिकांश भाग है वो CWG और CW के अंतर्गत आता है। CWG एवं CW के अंतर्गत आता है। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का जो अधिकांश भाग है वो CAW के अंतर्गत आता है। CAW के अंतर्गत आता है। त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग किसके अंतर्गत आता है? CAW और AW के अंतर्गत आता है। CAW और AW के अंतर्गत आता है। झारखंड में अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो झारखंड का जो अधिकांश वर्षा जो प्राप्त होती है वो आपके बंगाल के खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। क्या लगा देंगे? बंगाल के खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। झारखंड राज्य से मानसून कब लौटने लगता है? तो झारखंड राज्य से जो मानसून लौटने लगता है वो कब लौटने लगता है मानसून? तो आपका अक्टूबर के मध्य से मानसून जो है वो झारखंड राज्य से लौटने लगता है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा निम्न में से कौन सा एक कारण है शीतकालीन वर्षा का? भूमध्य सागर की ओर से आने वाला जो चक्रवात है वो शीतकालीन वर्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। झारखंड क्षेत्र का शोक कही जाने वाली नदी दामोदर निकली नहर का नाम क्या है? तो झारखंड क्षेत्र का शोक कहे जाने वाली जो दामोदर से निकली नहर जो है उस नहर का क्या नाम है? तो उस नहर का नाम है सकरी नहर। याद रखिए, दामोदर नदी से निकली है ये सकरी नहर। स्वर्ण रेखा परियोजना निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? स्वर्ण रेखा परियोजना में बिहार राज्य जो है वो शामिल नहीं है ना। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड का अधिकांश तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ये किस जगह का तापमान है? 50 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का जो तापमान है वो है आपका 50 डिग्री सेल्सियस। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है पश्चिमी सिंहभूम है। सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार झारखंड का न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपका देवघर है। देवघर है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? तो झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है 1300 से 1450 मीटर औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा है। ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक प्राकृतिक वनस्पति प्रतिशतता वाला जिला निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक वनस्पति प्रतिशतता वाला जो जिला है सबसे अधिक है चतरा। याद रखेंगे, सबसे अधिक क्या है? चतरा है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो हजारीबाग है। हजारीबाग सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। निम्न में से किसे भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है? तो झारखंड को भारत का रूढ़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। झारखंड को भारत का रूढ़ प्रदेश। झारखंड राज्य के भौगोलिक मानचित्र का आकार लगभग कैसा है? तो झारखंड राज्य के भौगोलिक मानचित्र का आकार लगभग चतुर्भुजाकार है। कैसा है? चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं? तो झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम जो चट्टानें हैं वो आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस और धारवाड़ चट्टानें जो हैं वो प्राचीनतम चट्टानें हैं।
झारखंड की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो बरसाती नदी नहीं है? तो झारखंड की वह एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, तो सोन नदी जो है वो एकमात्र नदी है जो बरसाती नदी नहीं है। पार्ट्स किस तरह की स्थलाकृति बनाता है? पार्ट जो है अपवर्तित घर्षित पठार की आकृति बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सपाट चोटी के पठार। याद रखेंगे, सपाट चोटी के पठार। झारखंड में जूट के समान उत्पादित होने वाले रेशे फसल को किस नाम से जाना जाता है? झारखंड में जूट के समान उत्पादित होने वाले जो रेशे हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे मेस्टा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो मेस्टा के नाम से जाना जाता है। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो लाल मिट्टी झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे प्रमुख मिट्टी है, लाल मिट्टी। झारखंड की कृषि में किस फसल को सर्वोपरि स्थान है? तो अघनी फसल को सर्वोपरि स्थान है। मरुआ की गिनती मोटे अनाज के रूप में की जाती है। इसका उत्पादन झारखंड में सर्वाधिक कौन सा जिला मरुआ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो रांची जिला जो है वो मरुआ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो इस प्रकार मैंने आपको 120 प्रश्न करवाया है जो झारखंड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। 120 प्रश्न, और आप लोग इन प्रश्नों को एक बार सरसरी निगाहों से फटाफट नज़रों से इसे देख लेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अभी जो समय रहा रिवीजन का ही समय रहा है। बस आज भर कम से कम रात को 10 बजे तक रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप लोग गहरी नींद में सोइए, है ना, और सुबह 4 बजे उठिए। सुबह आपको 4 बजे उठ जाना है और सुबह 4 बजे उठकर फ्रेश व्रेश हो जाना है। उसके बाद फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए, अपने टेबल पर बैठकर एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं, इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा मित्र, ये आपके दिल में विश्वास होना चाहिए कि एग्ज़ाम हमारा बहुत अच्छा जाएगा, है ना। और स्वाभाविक है, जो आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होता है, गलत सोचेंगे तो गलत होगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव बातों को ही अपने दिमाग में लाइए, अपने मन में लाइए। तो स्वाभाविक है, जो भी कार्य आपके द्वारा होगा वो पॉजिटिव होगा ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। हम लोग फिर कल तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद फिर जो क्वेश्चन आएगा उसका फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसा प्रश्न रहा, प्रश्न का प्रारूप कैसा रहा, कट ऑफ कितना जाएगा, ये सबों का एनालिसिस करके मैं आप लोगों को दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे, सोमवार को मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।